फाइन, ओके ग्रेट। ओके सो बस 2 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ मैं जो जो चीजें हमने पिछली बार की थी, ताकि जब तक दूसरे ज्वाइन होते हैं उसके बाद फिर मैं बाकी के आगे की चीजें बताऊंगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर तुमको चाहिए तो इसका फोटो खींच लो तुम लोग, ताकि तुमको जो जो मैंने उस दिन बताया था पॉइंटर्स के थ्रू, तो ये पॉइंटर्स का सिर्फ एक फर्स्ट पार्ट था जिसमें मैंने तुम्हें बताया कि पॉइंटर्स कैसे यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, कुछ चीजें जो हमें पॉइंटर्स के बारे में मालूम होनी चाहिए और जो चीजें नहीं मालूम होनी चाहिए, मतलब कि जो हम लोग नहीं कर सकते पॉइंटर्स के साथ। ओके, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि आप देखोगे लेट्स से 9th 10th 11th पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट है ये मैं तुमको समझाया नहीं था, ये मैं थोड़े लेटर पार्ट के लिए रख रहा हूँ, बट यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले भी तुम्हें कल बताया था, परसों जो भी है, कि कैसे काम करता है करके, तो वो वही चीज है। ये आपका के नाम का एक वेरिएबल है, ये आपका के नाम का वेरिएबल है और इसमें 6 वैल्यू है यहाँ पे। इसको कोई एड्रेस दिया हुआ है हम लोगों ने, लेट्स से 100 to 104, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा पॉइंटर p बन गया और इस पॉइंटर p के अंदर हम लोगों ने 100 नाम का वेरिएबल रखा हुआ है, सॉरी एड्रेस रखा हुआ है, ठीक है। और इसका खुद का भी कोई एड्रेस है 200 से लेके 204 करके, और ये इसको ऐसे पॉइंट करता है एक स्टार से, ठीक है। तो ये चीज एक सिंपल चीज थी जो मैं तुमको बताई थी कि ऐसे होता है करके। आज मैं तुम लोग को क्या बताने वाला हूँ, आज एक्चुअली मुझे फंक्शंस पॉइंटर्स तुम्हें बताना था, पर उसके पहले मुझे तुम्हें फंक्शंस पढ़ाना पड़ेगा कि फंक्शंस क्या होता है करके। तो फंक्शंस के लिए आपको 4 तरह के फंक्शंस मालूम होने चाहिए कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग कैसे लिखते हैं करके। पहले तो ये पता होना चाहिए कि फंक्शंस क्यों यूज करते हैं। तो अब एक नया पेज लेता हूँ मैं और उस पर तुम्हें फंक्शंस बताता हूँ कि आज फंक्शंस कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, 4 तरह के अलग अलग फंक्शन क्या होते हैं करके, ठीक है। ओके, फंक्शंस, ग्रेट। अब ध्यान देना, फंक्शन मतलब क्या होता है। अभी मान के चलो कि मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिखा कुछ ऐसा कि मुझे 2 नंबर्स को ऐड करना है और वो मैंने मेन के अंदर लिखा। तो मतलब कि मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा, लेट्स से मैं अपना void main स्टार्ट करता हूँ और इस void main के अंदर मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ, लेट्स से int a, b, ठीक है। और printf scanf यूज करके मैं बोलता हूँ कि एंटर द वेरिएबल, ध्यान दो, एंटर द वैल्यू बोल देता हूँ ऐसे, ठीक है। और उसके बाद scanf करके वैल्यूज यूजर से लेता हूँ, %d और $a, $b। इससे क्या हो गया कि मुझे वैल्यूज मिल गई और लेट्स से कि मुझे इन दोनों को ऐड करके आंसर दिखाना है, तो मैं बोलूंगा printf, ध्यान दो, sum is %d ऐसे करके, कॉमा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a+b। इससे क्या होगा कि आपका जो भी चीज अभी रन कैसे होगा, ये चीज आपके इसमें 2 रैम में आपको 2 वेरिएबल का जगह मिलेगा, ध्यान दो, ठीक है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b। आप यूजर से कोई नंबर लेते हो सो वो जाएगा लेट्स से 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। और जब ये लास्ट वाला लाइन जब रन होगा तो ध्यान दो, ये जो दोनों को ऐड किया हुआ वैल्यू मैंने कहीं पे स्टोर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जब मैं बोलता हूँ sum is %d, तो ये sum is और ये %d की जगह पे ये दोनों ऐड होकर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाते हैं, पर ये कहीं भी हमने स्टोर नहीं किया हुआ, मतलब कि a+b की जो एडेड वैल्यू है वो कहीं फ्यूचर में मैं यूज नहीं कर सकता, अभी कहीं स्टोर नहीं करके रखी हुई मैंने, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ पे आपके सामने 7 वैल्यू आ जाएगा और ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा कि सपोज अगर मुझे वापस से 2 नंबर्स ऐड करने हैं तो यही प्रोग्राम मुझे वापस से कंपाइल करके वापस से रन करना पड़ेगा, या फिर एटलीस्ट वापस से रन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बार बार मुझे प्रोग्राम रन करना पड़ रहा है, बार बार रन करना पड़ रहा है अगर 2 नंबर को सिर्फ मुझे ऐड करना है तो। पर इसकी जगह पे अगर मैं फंक्शंस लिखता तो मैं उस फंक्शन को जितने बार भी मुझे एडिशन की चीजें करनी है उतनी बार मैं उस फंक्शन को कॉल कर सकता था, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो चीज मैंने पूरी की पूरी लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो पूरी की पूरी चीज लिखी हुई है वो उसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसको मैं डालूंगा एक फंक्शन के अंदर और वो फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, void add, ध्यान दो, ठीक है। और ये जो सारी चीजें जो मैंने लिखी हुई है, ये पूरा का पूरा कोड जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है वो पूरा का पूरा मैं इसके अंदर लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और उतना करने के बाद मेन के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखनी है मुझे जो कि दिखती है कुछ ऐसी, ऐड, और बस इतना।
अब इसी चीज को मैं अगर 3 बार लिखता हूँ, एड लाइक दिस, तो मुझे क्या होता है कि ये जो कोड मैंने लिखा हुआ है ऐड के अंदर, वो 3 बार रन कर सकता हूँ मैं। ये फर्स्ट टाइम रन हुआ, ये सेकंड टाइम रन हुआ और ये थर्ड टाइम रन हुआ, ठीक है। तो ये एक थ्योरेटिकल चीज थी जो मैं तुमको बतानी थी कि अगर हमको कोई भी चीज बहुत बार करनी, मतलब कि एक चीज को रीयूज करना है, किसी कोड को रीयूज करना है, तो उस टाइम पे फंक्शंस यूज करते हैं। कोड को रीयूज करना मतलब क्या रहता है कि एक बार लिख दो और उसके बाद उसको कॉल करो, तो कॉल करने के बाद वो चीज जो है, वो जो स्निपेट है कोड का, वो वहां पे आके आपके लिए काम करता रहेगा बार बार, ठीक है। तो ये चीज है थ्योरेटिकल चीज। अभी मेरे को आपको बताना है कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब क्या रहता है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं बोल सकता मैं, एक फंक्शन को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो सबसे पहला रहता है, ध्यान दो यहाँ पे, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं नो रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम मतलब कि फंक्शन नेम, और यहाँ पे नो पैरामीटर्स, मतलब पैरामीटर भी नहीं देने कोई, ठीक है। तो अगर इसको मुझे दिखाना है ऐड नाम के फंक्शन को अगर इस तरह से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वो होगा कुछ ऐसा, वॉइड, ये हो गया नो रिटर्न टाइप आपका। जब भी नो रिटर्न टाइप लिखो तो वहां पे वॉइड लिखना होता है। फंक्शन का नाम ऐड है हमारा और हमें नो पैरामीटर, मतलब कोई भी पैरामीटर नहीं देना, इसलिए ये नो पैरामीटर। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। अगर पेंसिल और नोटबुक है तुम्हारे पास, पेन पेंसिल है, तो ये लिखो जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अब इसमें हम लोग नो रिटर्न टाइप मान के चलते हैं, नो रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम वैसे का वैसा रहेगा और यहां पे इस बार पैरामीटर्स लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको अगर हमें बताना है ऐड नाम के फंक्शन के इसमें, तो ये हो गया वॉइड, क्योंकि नो रिटर्न टाइप लिखा हुआ है, ऐड, और इस बार 2 पैरामीटर्स देने हैं, तो हम लोग लेते हैं इंट आई, इंट जे, ठीक है। थर्ड वाले में हम लोग एक रिटर्न टाइप देंगे, उसे रिटर्न टाइप रहेगा, फंक्शन का नाम तो रहेगा ही रहेगा, और यहां पे नो पैरामीटर देंगे अभी, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, अब रिटर्न टाइप है तो मतलब कि दोनों नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमें इंटीजर में मिलेगा, तो हम लोग इंट उसको रिटर्न टाइप दे देंगे, ऐड फंक्शन का नाम वैसे का वैसा रहेगा, पैरामीटर एक भी नहीं रहेगा, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। चौथा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, चौथा, सेकंड और थर्ड का, मतलब रिटर्न टाइप भी रहेगा और पैरामीटर भी रहेगा, तो मतलब कि ये हो गया आपका रिटर्न टाइप, ये हो गया आपका फंक्शन नेम, और पैरामीटर भी उसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट ऐड, और इसके अंदर इंट आई कॉमा इंट जे, ठीक है। तो ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं। ये अगर तुमको चारों समझ में आ गए तो तुम्हारा फंक्शंस वाला टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। तुमको हर एक कोई जो भी टाइप का फंक्शन तुम्हारे सामने आएगा उसको आप क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, समझ सकते हो। अभी इसी के साइड में ना मैं इनको कॉल कैसे करते हैं वो चीज लिख के बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो इनको कॉल कैसे करते हैं वो मैं तुमको बताता हूँ, 1 मिनट रुकना। ओके, तो इसको कॉल कैसे करते हैं, देखो कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कभी भी कॉल करते वक्त रिटर्न टाइप नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, ये होगा ऐड, ये हो गया इसका कॉल, ठीक है। फर्स्ट वाले का कॉल ऐसे होगा, सेकंड वाले का कॉल देखो कैसे होगा। सेकंड वाले केस में रिटर्न टाइप तो वॉइड है, चाहे कोई भी रिटर्न टाइप हो, हमें कॉल करते वक्त उसका रिटर्न टाइप नहीं लिखना होता है, वो वैसे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये ऐड लिखा है मैंने, ये वाला देखो, ये जो चीज है, ये जो हम मेरा पॉइंटर हिला रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फंक्शन का नाम लिखना है, पर इसके अंदर भी पैरामीटर्स हैं, तो पैरामीटर्स की जगह पे हमें एक्चुअल वैल्यूज देनी होती है। वो वेरिएबल हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 5,6 लिख देंगे समझने के लिए, तो ये इसका कॉल हो गया। अब थर्ड वाले का कॉल कैसे रहेगा, इसमें रिटर्न टाइप पर नो पैरामीटर, तो ये सेम ही रहेगा जैसे हमने पहले वाले, क्योंकि हमें रिटर्न टाइप मैटर नहीं करता, तो ये ऐसे कॉल करना है जैसे वो कॉल करना है। बस थोड़ा फर्क रहेगा दोनों में कि जो ये वाला ऐड, जो थर्ड वाला ऐड में लिखा है मैंने, इसकी जगह पे जो रिटर्न वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी
और ऊपर जो मैंने फर्स्ट वाले में ऐड लिखा है उसमें कोई रिटर्न वैल्यू है नहीं, तो कुछ रिप्लेस वाला चीज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब फोर्थ वाला जो है उसमें दोनों चीजें हैं, तो वो कॉल भी एक्चुअली दिखेगा आपको ऐसा ही कुछ, ऐड 5,6, ठीक है। इतना समझो कि ये जो चीज लिखी है मैंने और ये जो चीज लिखी है वो दिखती सेम है, पर थोड़ा फर्क क्या है उसमें, इसमें रिटर्न टाइप नहीं था, इसमें रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप है मतलब क्या रहता है कि जो चीज हमने वहां पे कॉल करते वक्त लिखी है उसकी जगह पे कोई ना कोई वैल्यू रिप्लेस होने वाली है, ये उसका मतलब होता है, ठीक है। चलो इतना हम लोग ने समझ लिया। अब कोई डाउट हो तो तुम मुझे पूछ सकते हो, अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछ लो। नो डाउट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चैट में भेजना तो चैट में भेज दो, चैट विंडो भी खोल के रख रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुमको सब कुछ दिख रहा होगा कि मैंने पूरा स्क्रीन ही शेयर कर किया हुआ है। अभी कुछ है नहीं है, चलो फिर मैं अभी विजुअल स्टूडियो कोड खोल रहा हूँ और वहां पे ये चीज जो ऐड फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें हैं वहां पे मैं करके दिखाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। चलो वहां पे जाते हैं और करते हैं, बस 2 मिनट के लिए रुकना। Okay, great. So back to Zoom and I share. What do I share? Great. Fine. Okay, तो स्क्रीन शेयर हो गई तुम्हारे साथ। देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये मैंने Control C, Control N, Control V. I just save it as functions dot C. Save. Okay. Now पे अटेंशन। पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैं तुमको वो चीज दिखाता हूँ जो मैंने फंक्शन लिखने से पहले बताई थी कि अगर मैं फंक्शन नहीं लिखता हूँ तो वो प्रोग्राम मुझे बार बार रन करना पड़ता है। तो ये मैं इंट a, b ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं printf और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंटर द वैल्यू, ठीक है। ये हो गया, स्लैश एन डाल दिया करो ताकि सही रहता है थोड़ा, मतलब कि हर इसके पहले एक नया लाइन आ जाता है। और स्कैनफ यहाँ पे आपका %d ले लो, कॉमा %a, %b, दो चीजें हो जाएंगी आपसे। ऊपर जाते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया, Control C, Control V and we just say that एडिशन इज, और इसके बाद मैं यहाँ पे %d दे देता हूँ, कॉमा, और आपका a+b लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका, ये मेन फंक्शन खत्म हो गया। Control S करो, नीचे आते हैं यहाँ पे CLS and CD program, oh my god, okay, CLS, great. Now let's compile this program. So I say GCC function, that's it. Okay, great. A.exe and it asks for two values 3, 4 and answer आता है addition is 7. अब देखो यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, प्रोग्राम ही खत्म हो गया मेरा, ठीक है। प्रोग्राम जब खत्म हो गया तो इसको अगर वापस से मुझे 2 नंबर ऐड करना है तो वापस से प्रोग्राम रन करना पड़ेगा, तभी नए नंबर्स में डाल सकता हूँ यहाँ पे, तभी मुझे वैल्यू मिलेगी। पर ये चीज जो हो जाती है नॉर्मल प्रोग्रामिंग में बहुत डिफिकल्ट होती है कि बार बार प्रोग्राम रन करो करके, इसलिए हम लोग फंक्शंस यूज करेंगे। तो देखो कितना आसान है फंक्शंस यूज करना, अगर तुम ध्यान दो समझ में आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ इस चीज को यहाँ से कट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे Control X कट किया मैंने यहाँ से। एक चीज याद रखना सी प्रोग्रामिंग में, चलो एक चीज मैं तुमको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी कैसे होता है। ये मैंने लिखा void add, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे, ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं जाता हूं यहाँ पे और ऐड
ये ऐसे करने की कोशिश करता हूँ जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया, मतलब कि ऐड नाम का एक फंक्शन लिखा है मैंने और मेन के अंदर मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं ऐड करने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं CLS कंपाइल और यहाँ पे आ जाता है एक एरर, ठीक है, एरर आ जाता है बोल के कि भाई, या फिर वार्निंग बोल सकते हैं आप कि ऐड नाम का जो फंक्शन है वो मुझे मिला नहीं, तुमने कहाँ लिखा है करके, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, चलो वार्निंग आई है बट रन करने की कोशिश करते हैं, तो एंटर द वैल्यू बोल रहा है, ओके वेरी गुड, 3 4 और आंसर आता है 7, ठीक है। तो वार्निंग आई है सिर्फ, अगर तुम उबंटू पे जाके कोशिश करते हो तो वहां पे आपको एरर दे सकता है बोल के कि तुमने ऐड नाम का फंक्शन डिक्लेयर नहीं किया। हमने डिफाइन तो जरूर किया है पर डिक्लेयर नहीं किया। मतलब क्या रहता है, अगर वो वार्निंग भी अगर तुमको हटानी है वहां से, तो इसको कट करके हम लोग डाल देंगे ऊपर यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, तो सी का रूल क्या रहता है, वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और वो टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच यूज करती है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन यूज करने के पहले वो उसके ऊपर डिफाइंड होने चाहिए, तो कोई एरर या वार्निंग नहीं आएगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जाके इसको पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके CLS करते हैं और एक बार वापस से कंपाइल करते हैं, तो अब कोई एरर नहीं आएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज मेरे को तुमको समझानी थी कि ये चीज दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ध्यान दो, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। ये होता है फंक्शन डेफिनेशन, इसको बोला जाता है फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। अभी 3 चीजें होती हैं एक्चुअली, फंक्शन डिक्लेरेशन होता है, फंक्शन डेफिनेशन होता है और फंक्शन कॉल होता है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम लोगों ने फंक्शन डेफिनेशन मेन के ऊपर लिखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वार्निंग वगैरह नहीं आने वाला। बट सपोज अगर आप चाहते हो कि मैं फंक्शन डेफिनेशन नीचे लिखना चाहता हूं, तो आपको उस फंक्शन डेफिनेशन का जो डिक्लेरेशन है वो ऊपर करके रखना पड़ता है। मतलब कैसे, देखो जो चीज लिखी है मैंने वो तो तुमको समझाऊंगा, बट यहाँ पे 3 चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल। तो ये मैं कट कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, और मेरा अभी फिलहाल के लिए जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है वो कुछ ऐसा रहेगा, वॉइड ऐड कुछ नहीं इसके अंदर और सेमीकोलन। इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आऊंगा और पेस्ट कर दूंगा। तो होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक मिनट, इसका मतलब ये है कि मैं बता रहा हूं मेरे कंपाइलर को कि इस नाम का फंक्शन का डेफिनेशन तुमको कहीं ना कहीं प्रोग्राम में मिलेगा, तो इसलिए मुझे कोई वार्निंग मत देना अभी। तो मतलब इस नाम का, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और फंक्शन डिक्लेरेशन करने के बाद आप अपना फंक्शन डेफिनेशन कहीं पे भी लिख सकते हो प्रोग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताता है आपके मेन फंक्शन को कि भाई मेरा जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो प्रोग्राम में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, तू जाके देख ले नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे आने के बाद उसको वापस से कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है ये तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। अभी देखते हैं इसको पूरी तरह तोड़ के कि क्या होता है करके। जो मैंने तुमको व्हाइट बोर्ड पे दिखाया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इंट ए। जो मैंने मेन में लिखा था वही निकाल के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमको बता रहा था कि भाई क्या मैं इस ऐड फंक्शन को बार बार कॉल कर सकता हूँ? तो हाँ, मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बस ये कॉपी करना पड़ेगा यहाँ से और 3 बार पेस्ट कर दूंगा बस, ठीक है। जैसे 3 बार पेस्ट कर दूंगा तो उसका मतलब क्या होता है कि
मैं इस फंक्शन को अभी 3 बार कॉल कर सकता हूँ, मतलब बार बार मुझे मेरे मेन फंक्शन के बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल एस करो इसको और यहां से इसको देखो यहाँ पे GCC, ये मैंने कंपाइल किया और ये मैंने रन किया उसको। अब ये 3 बार मुझसे मांगेगा, ठीक है, देखते हैं 3 बार मांगता है क्या। ये देखो यहाँ पे 1 2 आंसर दिया, 3 वापस एंटर द वैल्यू आ गया, 2 4 एंटर द वैल्यू वापस आ गया, 5 6 अब इसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 3 बार मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो यही ब्यूटी है फंक्शंस यूज करने की कि मैं फंक्शंस को जितने बार चाहे उतने मेरे इसमें कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज पक्का मुझे पूछो, मैं यहाँ पे तुमको अनम्यूट कर, मतलब तुम लोग खुद को अनम्यूट करो और मुझे पूछो कुछ क्वेश्चंस हो तो। सर हाँ बोलो। 3 के अलावा अगर मुझे मल्टीपल टाइम कॉल करने का है तो ऐड 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 ऐसे कितने बार भी लिखने का कितने क्या? बार भी लिख सकते, कितने बार भी लिख सकते, ठीक है। हाँ। और कोई? ओके लेट्स कंटिन्यू। ये था तुम्हारा फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कोई पैरामीटर नहीं दे रहे। ये सबसे इजीएस्ट टाइप है जिसमें कि हम लोगों ने कोई रिटर्न टाइप भी नहीं लिया है और उसमें कोई हम लोगों ने पैरामीटर भी नहीं लिया है, ठीक है। अभी सेकंड वाला चीज करते हैं। सेकंड वाला चीज हम लोगों ने क्या लिखा था यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड वाला था नो रिटर्न टाइप बट पैरामीटर, ओके। अभी यहाँ पे नो रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिखा था। ये जो फंक्शन है उसको हम लोग इसके सामने लिख देते हैं कि भाई ये कौन सा टाइप का फंक्शन था। ये था अपना नो रिटर्न टाइप, ठीक है। फंक्शन नेम और यहाँ पे नो पैरामीटर्स। ये हो गया अपना फर्स्ट टाइप का फंक्शन, ठीक है। सेकेंड टाइप का फंक्शन अब मैं तुम्हारे सामने लिखने वाला हूँ और उसका यूज क्या होता है वो भी बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड टाइप का फंक्शन जो लिख रहे हैं हम लोग उसमें था नो रिटर्न टाइप बट उसमें पैरामीटर थे। अब चीज क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है समझना। देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर जो इंट ए और बी मैंने लिखे हुए हैं, जो फर्स्ट फंक्शन मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अंदर जो इंट ए और बी लिखे हुए हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस ऐड फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं, उस ऐड फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए हम लोग जाते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं तुमको समझाता हूँ व्हाइट स्क्रीन के ऊपर, ताकि तुमको समझ में आए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके वेयर इज माय वन नोट, ओके ग्रेट, ओके फाइन, नाउ सी आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, जस्ट पे अटेंशन। ध्यान देना। n, okay, I think so that's a problem. Okay, देखो कैसे है कि मैंने मेरे मेन फंक्शन के अंदर ये जो मैंने मेन लिखा था, क्योंकि मेरा void मेन लिखा हुआ था मैंने, ध्यान दो, उसमें मैंने क्या किया था कि ऐड नाम का फंक्शन जो है वो 3 बार कॉल किया। यहाँ पे ऐड, यहाँ पे और एक बार ऐड और ये और एक बार ऐड, ये मैंने ऐसे कॉल किया, ठीक है। और तुम लोग जानते हो कि इस ऐड नाम के फंक्शन के अंदर ये जो मेरा void ऐड नाम का फंक्शन है, इसके अंदर इंट a और b ये 2 फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं ऐड फंक्शन कॉल करता हूं तो कॉल क्या होता है, ये चीज कॉल होती है। तो इसका मतलब है कि जितनी अभी, और एक किसके अंदर से कॉल हुआ है, मेन फंक्शन के अंदर से। तो मैं यहाँ पे कुछ तो भी स्टैक फ्रेम नाम का जो चीज है वो तुम्हारे सामने समझाने वाला हूँ। ध्यान दो, स्टैक फ्रेम क्या होता है। जब भी तुम्हारा कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसके अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो स्टैक के फॉर्म में आपके इस स्टैक फ्रेम में आके गिरते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो तुम्हारे इसमें रन हो रहा है वो है मेन फंक्शन।
तो इसमें हुआ क्या कि आपका जो मेन फंक्शन है उसका एक स्टैक फ्रेम यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, ध्यान दो, उसका एक स्टैक फ्रेम यहाँ पे बन जाता है। अभी इस मेन फंक्शन के अंदर एक्चुअली कोई भी डेटा मेंबर या बोल सकते हो वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ फंक्शंस कॉल किए हुए, तो इसलिए इसके अंदर हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है। बट इस फंक्शन के अंदर से हम लोगों ने दूसरा फंक्शन कॉल किया है और सबसे पहला जो फंक्शन हमने कॉल किया है वो है ऐड। तो क्या होता है, इसके ऊपर ऐड का एक फ्रेम बन जाता है, तो ये जो है ऐड की फ्रेम है। और इस ऐड फ्रेम के अंदर ध्यान दो, इस ऐड फ्रेम के अंदर हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर करके रखे हुए हैं, इंट ए और इंट बी। तो मतलब क्या हो गया कि ये ए नाम का वेरिएबल है और ये बी नाम का वेरिएबल है, ए और बी। इसके अंदर कोई वैल्यू हम लोग देते हैं 1 और 2 करके, ये ऐड हो जाती है, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है, और लास्ट में जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि इस फंक्शन का काम खत्म हो चुका है और इसको तुम खत्म कर दो। तो मतलब कि जैसे ही इस फंक्शन का काम खत्म हो जाता है तो ये सब गायब हो जाता है। तो जैसे ये सब गायब हो जाता है तो इसका मतलब कि ये ऐड नाम की फ्रेम जो है वापस से चली गई वहां से, समझ में आ गया। और जैसे ही हम लोग वो फ्रेम खत्म हो जाती है तो हम लोग मेन के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर चल जाते हैं। जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं तो वापस वो ऐड नाम का होता है इंस्ट्रक्शन, तो वापस से ऐड नाम की फ्रेम वापस बन जाती है इसमें, ठीक है। अब ऐड नाम की फ्रेम वापस बन गई, वापस उसमें ए और बी बन जाते हैं, ठीक है। और ये ए है तुम्हारा, सॉरी ये ए है तुम्हारा, ये बी है तुम्हारा। अब नए नंबर डालते हो तुम 3 और 2, वो ऐड हो जाते हैं, स्क्रीन पे दिख जाते हैं। वापस से एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आता है, जैसे ही क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट आता है वापस से तुम्हारा ये फ्रेम गायब हो जाता है। जैसे ये फ्रेम गायब हो जाता है तो वो जो ए और बी है उसके साथ वो ए और बी भी चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि वो जो ए और बी है वो सिर्फ और सिर्फ रहते हैं जब तक कि ऐड फंक्शन तुम्हारा पिक्चर में, जैसे तुम्हारा ऐड फंक्शन खत्म हो जाता है वैसे तुम्हारा ए और बी भी चला जाता है। बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ए और बी को वैल्यूज में पास कर रहा हूँ, मतलब कि जो ए और बी को वैल्यूज में दे रहा हूँ वो मैं फ्यूचर में भी कहीं पे मेरे मेन के अंदर यूज कर सकूं, ठीक है। मतलब क्या कि भाई ये जो ए और बी को मैं वैल्यूज देता हूँ वो मेरे इसमें से मैं दूं, मेरे इसमें से मतलब कि just give me 1 minute, मेरे इसमें से मतलब कि यहाँ पे कोई तो भी ऐसे x और y वेरिएबल हो, इन x और y की वैल्यू जो है वो मैं a और b में डालूं ताकि इस a और b को जो वैल्यू मिलनी है वो x और y में से मिल जाए। a और b मर गए तो भी चलेगा, बट बाद में x और y में वो वैल्यूज है मेरे पास जो कि मैं फ्यूचर में मेरे मेन के अंदर यूज कर सकता हूँ। मतलब क्या, देखो यहाँ पे सपोज कि मैंने मेन के अंदर वैल्यू ली है 3 x के लिए और y के लिए 4 ली है, और ये 3 मैं डालता हूँ a में और वो 4 डालता हूँ b में। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, स्क्रीन पे तुम्हारे 8 आंसर दिख जाएगा। 8 आंसर दिखने के बाद ये तो गायब हो जाएगा। गायब हो जाएगा मतलब क्या कि ये जो a और b है ये तो चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ये सब चले जाएगा, यहाँ से ये सब चला जाएगा, सब चला जाएगा। पर अभी भी देखो तुम्हारे पास x और y के अंदर वो 3 और 4 वैल्यू है जो तुमने पास की थी a और b को। तो ये चीज हमें समझनी है अभी प्रोग्राम के थ्रू की जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो होता क्या है करके, ठीक है। चलो तो अभी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं है तो मैं अपने इस पे जाता हूँ वापस से और तुमको कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको मैं बंद करता हूँ ये शेयरिंग को, लेट्स से न्यू शेयर, आई गो टू दिस थिंग, ग्रेट, ठीक है, दिख रहा होगा सबको यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूँ, पैरामीटराइज्ड फंक्शन लिखेंगे। तो देखो क्या करता हूँ मैं, इसी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, देखो कॉपी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे किया। अब यहाँ पे ये जो इंट और a कॉमा बी लिखे हुए हैं वो मैं यहाँ पे ना लिख के पैरामीटर में लिखने वाला हूँ, इंट a कॉमा इंट b। अब इंट a कॉमा b ये तो किससे आने वाले हैं हमें, ये आने वाले हैं मुझे मेन के थ्रू। तो इसके अंदर प्रिंटफ लिख के फायदा नहीं, ये प्रिंटफ स्कैनफ इसके अंदर लिख के फायदा नहीं है, तो इसको तो कट कर दो यहाँ से कंट्रोल x। तो इसके अंदर एक ही लाइन आएगी तुम्हारे पास, क्या लाइन आएगी, ये जो मैंने प्रिंटफ वाली लिखी है वो, क्योंकि a और b तो मेन में से आने वाले हैं मेरे पास, मतलब a और b की वैल्यू, ठीक है, a और b नहीं, a और b में जो वैल्यूज आने वाली है वो मेन के अंदर से आने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे डिक्लेयर करके फायदा नहीं है, इसके अंदर कुछ यूजर से लेके फायदा नहीं है उनको, क्योंकि वो तो वैल्यूज मेन से आने वाली है मुझे, ठीक है। अब मेन से आने वाली है मतलब कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पे, और देखो यहाँ पे ध्यान दो, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई वैल्यूज डालो x एंड y। तो यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, देखो ध्यान दो, इंट x कॉमा y सेमीकोलन, और
ध्यान दो, देखो ये ऊपर वाला जो कोड है, ये जो ऐड फंक्शन लिखा है वो मैंने पहले एग्जांपल के लिए लिखा था, अभी जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो ये है, और ऊपर जो एक्स एंड वाई डिक्लेयर किए वो है, ठीक है। अगर तो मीटिंग खत्म हो जाती है बीच में तो मैं बंद कर दूंगा, वो थोड़ी देर के बाद वापस चालू करूंगा, वो ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज, तो 2 मिनट के बाद वापस ऐड कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या किया हम लोगों ने, थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने यूजर से ले लिया एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये जो चीजें हैं वो मुझे यूजर से लेनी है और पास करनी है किसको, मेरा जो सेकंड फंक्शन मैंने नीचे लिखा था उसको, ठीक है। अब वो जो सेकंड फंक्शन लिखा था उसको कॉल करने से पहले उसका फंक्शन डिक्लेरेशन देख लेते हैं कैसे करते हैं करके, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है। पहले हमें फंक्शन डिक्लेरेशन लिखना है, फिर फंक्शन का कॉल हमने मेन के अंदर लिखा, उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो फंक्शन डेफिनेशन तो हम लोग लिख चुके, अभी प्रोग्राम रन हो ठीक से कोई वार्निंग के बिना, इसलिए हम लोग यहाँ पे उसका फंक्शन डिक्लेरेशन भी कर लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे कभी भी याद रखो, हमें वेरिएबल के नाम ना देके सिर्फ और सिर्फ उनका डेटा टाइप देना होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप देके उसको रोक देना होता है, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हमें ये वेरिएबल के नाम देने पड़ते हैं ए और बी, बट जब हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ डेटा टाइप देना होता है और सेमीकोलन देके उसको खत्म कर दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फंक्शन डिक्लेरेशन। अब आते हैं नीचे और फंक्शन को कॉल करते हैं। तो फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने बताया था आपको कि हमें रिटर्न टाइप वगैरह कुछ लेना देना नहीं होता रिटर्न टाइप से, हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें अभी x, y को पास करेंगे। जैसे ही मैंने x, y को वहां पे पास किया तो इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू जो है वो जाके गिरेगी तुम्हारे a के अंदर, और जो y की वैल्यू है वो आके गिरेगी b के अंदर, और फिर a प्लस बी होके मुझे आंसर मिलेगा, ठीक है। वापस से एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ है। हमने कुछ ऐसा किया है कि ऐड नाम का फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, जिसके अंदर के 2 पैरामीटर इस बार दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो ये फर्स्ट इंटीजर टाइप का हुआ है, सेकंड इंटीजर टाइप का होगा तुम्हारा। फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम पे तुम्हें वेरिएबल के नाम देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद तुम आते हैं फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर। फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पे हमें मालूम है कि वैल्यूज जो है उसकी वो मेन में से आने वाली है, इसलिए उनको अंदर एक्सेप्ट यूजर से एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे प्रिंटफ स्कैनफ करके एंटर द वैल्यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज तो हमारे पास यूजर से आने ही वाली है, इसलिए हम लोगों ने वो नहीं लिखा यहाँ पे और सीधा एडिशन इस करके a प्लस बी कर दिया। अब ध्यान दो, इस a और b को वैल्यूज आ कहाँ से रही है, ये जो a और b वैल्यू लिखा हुआ है हम लोगों ने इंट a, b, इसको वैल्यूज आएगी कहाँ से, तो इसको वैल्यूज एक्चुअली आ रही है तुम्हारे मेन के अंदर से। अगर तुम ध्यान दोगे कि मेन के अंदर मैंने x और y डिक्लेयर किया हुआ है, ये x और y को मैंने यूजर से एक्सेप्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और एक्सेप्ट करने के बाद मैंने क्या किया, वो चीज वैल्यू x एंड y मैंने भेज दी हमारे फंक्शन को, जो कि है वहां पे ऐड x, y। जैसे ही मैंने ऐड x, y लिखा तो वो फंक्शन कॉल करेगा जिस फंक्शन को जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स इंटीजर्स हैं। वापस बता रहा हूँ, ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो दिख ऐसा रहा है कि ऐड x, y, तो वो जाके देखता है कि भाई ऐड नाम का ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर की हमारे पास 2 वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो ये इंट a, b यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब चीज हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ वो चीज देखनी है, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। बाकी सब कमेंट हो गया है। अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही फंक्शन, एक ही फंक्शन है जिसके अंदर जिसको हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है, ये रहा तो हमारा फंक्शन, ये फंक्शन कॉल है और नीचे फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। इसको कंपाइल कंट्रोल एस कर लेते हैं, नीचे जाते हैं कंट्रोल CLS, कंपाइल करो, ये कंपाइल हो गया और इसको हम लोग रन करते हैं। बोलते हैं एंटर द वैल्यू। अब ये जो एंटर द वैल्यू आया हुआ है वो मेन में से आया है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए। देखो यहाँ पे या समझने के लिए, एंटर द वैल्यू फॉर मेन x एंड y, ताकि तुमको समझे कि ये चीज आ कहाँ से रही है। तो ये आ रही है मेन में से, ठीक है। तो इसको सेव कर दिया है मैंने। यहाँ पे जाते हैं, कंपाइल करते हैं वापस से CLS और इसको आ गया, ठीक है। तो एंटर द वैल्यू फ्रॉम मेन x एंड y। तो मेन का x जो है उसको 5 दे देता हूँ मैं और 4 देता हूँ y के लिए। एंटर जैसे मारता हूँ तो वो जाएगी वैल्यूज, 5 जाएगी x में और 4 जाएगा y में। x की वैल्यू कॉपी हो जाएगी a में, y की वैल्यू कॉपी हो जाएगी b में, ऐड करके तुम्हें आंसर मिलेगा 9, ठीक है।
तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि कैसे काम करता है तुम्हारा फंक्शन विथ पैरामीटर्स। ठीक है, तो फंक्शन विथ पैरामीटर्स समझ में आ गया होगा। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर जाता हूँ जिसमें हम लोग रिटर्न टाइप देखेंगे। रिटर्न टाइप एक बार तुमको समझ में आ गया तो मतलब कि चौथा वाला तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि करना क्या होता है करके। ठीक है, तो माइक तुम लोग चाहते हो तो मुझे पूछो क्या पूछना है और फिर देखेंगे। कुछ पूछना है भाई तो पूछो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर फिर से समझाओ ना। ओके, कौन सा वाला समझना है बेटा आपको? वो वॉइड ऐड और पैरामीटर लिए ना वो वाला। ओके ठीक है, ओके चलो वापस समझाता हूँ। देखो ध्यान दो यहाँ पे, ऐसे फंक्शंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है जिसके अंदर हमें पैरामीटर्स लेने हैं। ठीक है, देखो मीटिंग मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, बट वापस ज्वाइन कर लेना, पर तब तक मैं सिर्फ समझा देता हूँ। तो ऐसे फंक्शन जिसके अंदर हमें पैरामीटर्स लेने हैं उसकी जरूरत हमें तभी पड़ती है जब वो पैरामीटर्स के अंदर जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो मेन के अंदर मैं कहीं यूज कर सकूं। मतलब कि ये जो x एंड y मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, अगर इस x एंड y के अंदर मैंने वैल्यू दी है 3 और 4, तो वो जो 3 और 4 है उस ऐड फंक्शन के बाद भी मैं कहीं तो भी मेरे प्रोग्राम में यूज कर सकता हूँ। मतलब कि इसके बाद भी अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इक्वल टू x इंटू 3 करके। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अभी भी मेरे पास है, y की वैल्यू अभी भी मेरे पास है, इसलिए जब भी मुझे मेरे पैरामीटर्स को जो वैल्यूज मैंने पास की हुई है वो अगर मेन के फंक्शन में मुझे आगे कहीं और यूज करनी है तो उस टाइम पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए आपको डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल समझना पड़ता है। तो डिक्लेरेशन मतलब क्या रहता है कि उस फंक्शन के अंदर क्या क्या डेटा टाइप के पैरामीटर्स आप डालने वाले हो उसका डिक्लेरेशन ऐसा लिखा जाता है। तो ये मेरा फंक्शन का नाम हुआ, पहला पैरामीटर उसमें मेरा इंटीजर होगा, दूसरा पैरामीटर भी मेरा इंटीजर होगा, इतना लिख के छोड़ देना है। इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। कौन से टाइप का? जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अभी फंक्शन डेफिनेशन मतलब क्या? फंक्शन डेफिनेशन मतलब कि अरे भाई उसके अंदर एक्चुअल वर्क क्या करने वाले हो आप। तो एक्चुअल वर्क जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, वो जो पैरामीटर्स मुझे आ रहे हैं यूजर से उनको सिर्फ मैं ऐड करने वाला हूँ। तो ये मैंने ऐड का कोड यहाँ पे लिख दिया, printf एडिशन इज a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से आने वाली है? a प्लस बी की वैल्यू आने वाली है मेन में से। ठीक है, अभी a प्लस बी की वैल्यू मेन में से आने वाली है, मतलब कैसे करेंगे? तो यूजर से मैंने एक्सेप्ट की है x एंड y की वैल्यू। अगर तुम ध्यान दोगे यहाँ पे तो ये x और y की वैल्यू मैंने यूजर से एक्सेप्ट की और वो x मैंने पास किया इस ऐड को और y पास किया मैंने इस ऐड फंक्शन को। तो अभी होगा क्या, ध्यान दो यहाँ पे, ऐड नाम का फंक्शन जिसके अंदर की 2 पैरामीटर्स हैं, ऐसा फंक्शन मेरे पास दिखता है कंपाइलर को यहाँ पे। ये रहा वो फंक्शन जो हमने अभी लिखा था। इसमें फर्स्ट है a और सेकंड है b। तो यहाँ पे जो x एंड y लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये जो x एंड y लिखे हैं, x के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो आएगी a के अंदर और y के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी b के अंदर। और जब वैल्यू आ गई इनके अंदर तो दोनों ऐड हो जाते हैं। जैसे दोनों ऐड हो गए तो यूजर स्क्रीन पे प्रिंट कर, मतलब जो कंपाइलर है आपका प्रिंट करेगा स्क्रीन के ऊपर एडिशन इज और प्रिंट करेगा जो भी आंसर है 5 + 2 7 ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे आगे जब बढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएगी और फंक्शंस लेंगे तो समझ में आएगा। बट फिलहाल तुमको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो फंक्शन है उसको कॉल कैसे किया हम लोगों ने। ठीक है, तो कॉल हम लोगों ने कैसे किया, उसको कॉल का कोड था यहाँ पे ऊपर। सिर्फ 2 जितने पैरामीटर्स हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के टाइम पे लिखते हैं उसके अंदर उतने ही यहाँ पे पैरामीटर हमें पास करने होते हैं। अगर मैंने यहाँ पे गलती से एक ही डेफिनेशन पास किया और y पास नहीं किया तो यहाँ पे देखो एरर आएगा और वो यहीं पे आ गया। देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शन कॉल। ठीक है, मतलब कि जितने आर्ग्यूमेंट्स चाहिए थे उतने आर्ग्यूमेंट्स आपने भेजे नहीं तो ऐसे एरर आ जाता है। ठीक है, तो उसको जैसा था वैसे करके रख देते हैं। और ये हमारा डेफिनेशन था आपके फंक्शन का जो कि सेकंड टाइप का था। सो सॉरी माइक बंद था मेरा, मैं ऐसे बड़बड़ा रहा था, सो सॉरी। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि तुमको ये चीज समझाने के लिए मैं एक अलग प्रोग्राम लिख रहा हूँ जिसके अंदर की रिटर्न टाइप वाला चीज होता क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फन नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, ये फन नाम का फंक्शन जिसको एक रिटर्न टाइप है इंटीजर, उसको उसका डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है और उस डेफिनेशन के अंदर मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी है रिटर्न 5 करके। इस लाइन के थ्रू तुमको समझेगा कि एक्चुअली वो फन फंक्शन जो रिटर्न टाइप है उसकी उससे होता क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं printf फंक्शन लिख रहा हूँ सिंपल सा। एक मैंने ये printf फंक्शन लिखा
वैल्यू रिटर्न्ड इज, ऐसे करके मैं %d डाल रहा हूँ, कॉमा, ध्यान दो %d डाल के यहाँ पे मैं लिखता हूँ फन और 2 ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन देता हूँ। अब देखो ध्यान दो क्या किया मैंने यहाँ पे, फन नाम के फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर तो है नहीं, इसलिए उसको कॉल करने का तरीका यही है भाई जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो तरीका है उसको कॉल करने के लिए। बट एक डिफरेंस होता है जब आपका रिटर्न टाइप होता है और जब नहीं होता है। जब रिटर्न टाइप होता है तो उस टाइम पे ये जो फन फंक्शन जहाँ पे भी मैंने कॉल किया हुआ है, तो वो जो कॉल की हुई जगह है वहां पे वो रिटर्न जो चीज मैं कर रहा हूँ वो उस चीज से रिप्लेस हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को या रन करूंगा इस प्रोग्राम को, तो क्या होगा, वैल्यू रिटर्न्ड इज के आगे जो %d लिखा हुआ है उस %d की जगह पे 5 आंसर आएगा मेरा। क्यों? क्योंकि ये जो फन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है मैंने, ये फन फंक्शन जो है वो किस चीज रिप्लेस हो जाएगा, वो ये रिटर्न 5 से रिप्लेस हो जाएगा। रिटर्न 5 मतलब वैल्यू 5 से। तो वो बोल रहा है कि ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, नंबर 5 मुझे रिटर्न करता है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे Ctrl+S करके यहाँ पे हम उसको रन करके देखते हैं, GCC, और आपका मैं रन करता हूँ रिटर्न वाला पार्ट, ये किया मैंने, और a.exe करके इसको रन करता हूँ। तो आंसर आया तुम्हारा 5, ठीक है। तो this 5 shows you this thing that whenever you're trying to return a value that gets replaced by or at the place where you're calling the function, ठीक है। So you're calling the function over here, ये fun नाम का फंक्शन आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो और उसकी जगह पे 5 वैल्यू रिटर्न होगी। इसी चीज को आगे लेके हम लोग वो ऐड वाला चीज करेंगे अभी, ठीक है। तो ऐड वाले चीज में होना क्या चाहिए कि 2 नंबर को ऐड तो आप यूजर से लेके कर लो, पर वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेते हैं कुछ यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, ये चीज मैंने यहाँ से कॉपी कर ली पूरी की पूरी, Ctrl+C, यहाँ पे आया मैं, और इसी को मैं ऐड फंक्शन बना देता हूँ। ये मेरा ऐड फंक्शन हो गया, ये मेरा ऐड फंक्शन हो गया, इसको मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ओके, और यहाँ पे मैंने a,b ले लिया, ठीक है। और यही चीज मुझे यहाँ पे a,b करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये ना करके मैं देखो यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, रिटर्न a+b, ओके। तो रिटर्न a+b किया मैंने यहाँ पे, देखो फंक्शन कैसे लिखा है, नो पैरामीटर है, सिर्फ ओनली रिटर्न टाइप है। तो मतलब कि जो पैरामीटर है वो या फिर जो वैल्यूज है वो मैं कॉल एक्सेप्ट करूंगा ऐड फंक्शन के अंदर से। तो ये मैंने लिखा है int a,b इसके अंदर, एंटर द वैल्यू लिखा, ये x और y की जगह पे a और ये लिखेंगे, a और b लिखेंगे, और स्कैनफ करके यूजर से मैंने वैल्यू ले ली। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ रिटर्न a+b, मतलब कि पूरा फंक्शन कॉल होने के बाद, मतलब कि ये ऐड फंक्शन कॉल होने के बाद, जैसे ऐड फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, सबसे पहले वो बोलेगा वैल्यू डालो a और b के लिए, वो एक्सेप्ट हो गई, दोनों को ऐड करेगा और फिर रिटर्न करेगा। रिटर्न कहाँ करेगा, जहाँ पे हम उसको कॉल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अभी एक int ans नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, और ans इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ans इक्वल टू ऐड सेमीकोलन, ठीक है। तो अभी इससे क्या होने वाला है देखो यहाँ पे बताता हूं मैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ans। पूरा फ्लो समझो प्रोग्राम का। भी ये है तुम्हारा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तुम्हारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है, और ये है तुम्हारा फंक्शन कॉल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे किया। फंक्शन डिक्लेरेशन में सिर्फ यहाँ पे एक चीज अलग है, जो इंट लगाई है मैंने, जो कि रिटर्न टाइप है। वैसे ही सेम टू सेम फंक्शन डेफिनेशन लिखना होता है, तो ये फंक्शन डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, a,b, वो मैंने यूजर से एक्सेप्ट किए हैं। और यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट ना लिख के, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट ना लिख के मैंने क्या लिखा है, रिटर्न a+b, क्योंकि जो मैंने वैल्यू बनाई है, मतलब कि जो मुझे a+b यूज करके मिली है वैल्यू, वो मुझे मेरे मेन फंक्शन के अंदर आगे कहीं तो भी जाके यूज करनी है। मतलब कि अगर 3 + 4 7 हो गया, तो जो 7 नंबर मेरे पास आता है वो मेन के अंदर मैं कहीं तो भी आगे जाके यूज करना चाहता हूँ किसी और एक्सप्रेशन के साथ या किसी और की चीज के साथ। इसलिए फंक्शन, ये जो एडिशन का आंसर जो है मुझे स्टोर करना है ans के अंदर।
वो कैसे स्टोर होगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो ऐड फंक्शन है वो अगर उसके अंदर रिटर्न वाला स्टेटमेंट रहता है तो जितना भी चीज उसके अंदर एग्जीक्यूट होता है और लास्ट में जो रिटर्न स्टेटमेंट के सामने जो लिखी हुई चीज है वो रिप्लेस हो जाएगी इस ऐड के यहाँ पे। तो मतलब ए और बी के अंदर वैल्यू होगा 3+4, 3 और 4 दिए मैंने, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 आंसर आएगा, वो करेगा रिटर्न 7 और ये जो ऐड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो चीज रिप्लेस हो जाएगी नंबर 7 से। तो ये कुछ दिखेगा तुमको ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा दिखे मतलब कि आंसर के अंदर हम लोग क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं, 7, नंबर 7, नंबर 7 चला जाएगा आंसर के अंदर और प्रिंट एफ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आंसर की जगह पे 7 प्रिंट होगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं। पहले इसको सेव कर लो, Ctrl+S, ये CLS, ठीक है, GCC और हम रिटर्न वाला कर रहे हैं और इसको मैंने रन किया। एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी। अभी देखो ये एंटर द वैल्यू फॉर ए एंड बी कहाँ से रन हो रहा है, देखो यहाँ पे फर्स्ट मेन के अंदर फर्स्ट लाइन है इंट ANS हो गई, ANS इक्वल टू ऐड लिखा हुआ है, ठीक है, ANS इक्वल टू ऐड लिखा है बट सबसे पहले इक्वल टू का राइट साइड रन होता है इसलिए कॉल हो गया ऐड फंक्शन। तो हम लोग आएंगे ऐड फंक्शन के अंदर, ऐड फंक्शन के अंदर इंट a, है और फर्स्ट लाइन जो प्रिंट करने के स्क्रीन पे है वो है प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर मेन ए एंड बी करके, ठीक है। अब ये मेन ए एंड बी यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। इसको Ctrl+C कर लेते हैं एक मिनट के लिए, CLS और उसको कंपाइल और ये रन, ठीक है। ओहो सेव नहीं हुआ, ये रन किया, ठीक है, ये हो गया 3, 4 और ये एंटर मारा तो जाएगा ANS वैल्यू के अंदर 7 और वो प्रिंट होगा ऐसे, ठीक है। तो वैल्यू रिटर्न इज 7 करके। तो ये जो ANS है इसकी जगह पे आया 7। कैसे आया 7 एक बार वापस समझाता हूँ, फिर जो चौथा टाइप होगा वो तुम लोग करोगे और वो तुम लोग करने के लिए मैं तुमको एक लिंक भेजूंगा अभी इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर। वहां पे तुम सब के लिए अलग अलग असाइनमेंट्स वाला पार्ट रहेगा, वहां पे जाना है, प्रोग्राम लिखना है और सबमिट करना है, ठीक है। थोड़ी देर में मैं भेजूंगा उसको बना के, तो तुम खुद लिखोगे। ओके, बहुत मजेदार चीज है, तुमको समझ में आ जाएगी कैसे आगे की क्लासेस कैसे होने वाली है, जो कि 1 मई से जो मैं स्टार्ट करूंगा उसमें असाइनमेंट्स कैसे दूंगा तुमको, तुम मुझे असाइनमेंट्स कैसे भेजोगे वगैरह वगैरह। ओके फाइन, सो लेट्स सी दिस नाउ अगेन हाउ इट इज रनिंग। इज रनिंग समथिंग लाइक दिस दैट तुम लोग को एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिखना है जिसके में रिटर्न वैल्यू है। तो ये मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा जिसके अंदर रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू इसकी इंटीजर है इसलिए वहां पर मैंने इंट लिखा। फंक्शन डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक फर्क होता है कि यहाँ पे सेमीकोलन हम लोग डायरेक्टली दे देते हैं, कोई डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, पर फंक्शन डेफिनेशन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर पूरा का पूरा डेफिनेशन लिखना होता है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर मैंने 2 चीजें यूजर से एक्सेप्ट की है, ए और बी, उनका एडिशन करके मैंने प्रिंट ना करके वहां पे उसको रिटर्न किया है। रिटर्न किया है मतलब कि मैं चाहता हूं कि मेन के अंदर वो वैल्यू रिटर्न हो और मेन के अंदर आगे जाके कहीं मेरे को यूजर यूज करना चाहता है फ्यूचर में उस वैल्यू को, तो वो यूज कर सकता है। तो मैं मेन के अंदर आया, मेन के अंदर मेरे को वो वैल्यू जो कैच करनी है, जो रिटर्न की है मैंने वैल्यू ऐड फंक्शन के अंदर, वो मेन में मुझे कैच करनी है। तो मेन में कैच करने के लिए मैंने ANS नाम का वेरिएबल बना दिया यहाँ पे। उस ANS नाम के वेरिएबल के अंदर वो फंक्शन के अंदर जो रिटर्न वैल्यू हुई है वो ANS में चली गई, कैच हो गई उसमें। और ANS के अंदर अब जो वैल्यू है वो तो एक्चुअली एडेड वैल्यू है 2 नंबर्स की, तो वो मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देता हूँ। और प्रिंट करने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया एंड दैट्स इज हाउ दिस इज गेटिंग प्रिंटेड ऑन योर स्क्रीन। और इस तरह से तुम 3 तरह के फंक्शन सीख गए। एक विदाउट रिटर्न टाइप विदाउट पैरामीटर, सेकंड है आपका विदाउट रिटर्न टाइप बट विद पैरामीटर, थर्ड है आपका रिटर्न टाइप विद नो पैरामीटर। जो चौथा है वो आपको सेकंड और थर्ड जो मैंने पढ़ाया है उसको समझ के चौथा खुद करना है, जिसका क्वेश्चन मैं थोड़ी देर में तुमको भेज दूंगा और उस लिंक पे जाके आराम से क्वेश्चन लिखना। तुम चाहे मोबाइल में करना चाहते हो मोबाइल में करो, तुम चाहे लैपटॉप में करना चाहते हो लैपटॉप में करो, बस वो करके सबमिट करना होता है तुमको, वो तुम देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन पूछो नहीं तो फिर मैं खत्म कर दूंगा।